और रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले तो बात करेंगे जो बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान की रिहाई की इस्तदा को मुस्तरद कर दिया। अदालत ने अपना बड़ा फैसला सुना दिया। इमरान खान के वकील और सरकारी प्रोसिक्यूटर के माबैन जो कानूनी तकरार हुई, सबसे पहले तो इस खबर की डिटेल आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे आज जो जस्टिस अतर मिनल्ला की जानिब से पॉलिटिकल इंजीनियरिंग, एक हुकूमत को लाने दूसरी हुकूमत को घर भेजने से मुतल्लिक जो रिमार्क्स दिए गए, और जस्टिस शहजाद मलिक के जो रिमार्क्स थे कि किसी वज़ीर आज़म को पता नहीं होता कि वो कितने दिन का वज़ीर आज़म है। ये रिमार्क्स किस केस में दिए गए, पस मंज़र क्या है, मामला क्या है, इसकी डिटेल भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। हुकूमत को दरपेश बड़ा ख़तरा टल गया। इस खबर पर भी आगे चल के आप नाज़रीन के साथ तफसीलात शेयर करेंगे, लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप नाज़रीन से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि जिन दोस्तों की तरफ से अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, उनसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। तो खबर नाज़रीन ये है कि इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नामवर रहनुमा समेत कोई 113 लोगों को चार्जशीट किया जा चुका है GHQ हमला रावलपिंडी केस में। अब हुआ ये था कि जिस रोज़ इमरान खान और PTI के रहनुमाओं पर, जिसमें शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, फवाद चौधरी साहब हैं, शेख रशीद हैं, शहरियार अफरीदी हैं, अली मीन गंडापुर हैं, शिबली फराज साहब हैं, कमल शोजब साहबा हैं, उमर तमनीर जट साहब हैं, इनकी तरफ से जब अदालत ने इन पे फर्द जुर्म लगाई तो इन मुल्ज़मान की तरफ से सेहत जुर्म से इनकार भी किया गया और साथ में 265 की दरख्वास्त अदालत में दायर कर दी गई। अब 265 की दरख्वास्त नाज़रीन ये होती है कि मुल्ज़मान की तरफ से ATC अदालत के जज साहब से, अमजद अली शाह साहब से ये कहा गया कि ये जो GHQ हमला केस का आप ट्रायल प्रोसीड करना चाहते हैं, जिसमें आपने हमारे ऊपर फर्द जुर्म लगाती है, इस फर्द जुर्म के तो कोई शवाहिद ही मौजूद नहीं, कोई सबूत ही नहीं, तो हमारे ऊपर फर्द जुर्म किस वजह से लगाई गई है? ये तो केस ऑफ नो एविडेंस है। तो लिहाजा आप चार्जशीट के बाद ट्रायल आगे चलाने, आगे बढ़ाने के बजाय हमारी बरीयत की दरख्वास्तों के ऊपर समाअत करके हमें बरी करें। दिस इज केस ऑफ नो एविडेंस। जज साहब ने दरख्वास्तें लेके रख ली। जज साहब ने दरख्वास्तें लेके आज के लिए नोटिस किया खान साहब के वकील को भी और स्पेशल प्रोसिक्यूटर जनाब ज़हीर शाह साहब को भी। इस केस में GHQ हमला केस में इमरान खान साहब के वकील फैसल मलिक साहब हैं। तो आज जब अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ तो बड़ी कानूनी तकरार हुई दोनों वकला में। इमरान खान साहब के वकील फैसल मलिक साहब का ये कहना था कि दिस इज़, वो कहते हैं ना कि एक क्लासिक केस है, केस ऑफ नो एविडेंस, कि इसमें मुल्ज़मान को आप चार्जशीट करके ट्रायल प्रोसीड करना चाहते हैं, लेकिन किसके ऊपर आप ट्रायल करेंगे, किन शवाहिद पे आप ट्रायल करेंगे? जब शवाहिद ही नहीं तो ट्रायल किस बात का करना है? तो ये मुल्ज़मान की बरीयत का केस बनता है, आप मुल्ज़मान को बरी करते हैं। ये खुलासा था उनके तमाम आर्गूमेंट्स का। जज साहब ने फिर मौका दिया स्पेशल प्रोसिक्यूटर ज़हीर शाह साहब को। ज़हीर शाह साहब ने कहा कि दिस इज़ केस ऑफ एविडेंस, और सिर्फ एविडेंस नहीं, एविडेंस के पलंदे मौजूद हैं, इकरारी एतराफ़ी बयानात मौजूद हैं GHQ हमला केस के हवाले से। ना सिर्फ इकरारी इकबाली बयानात मौजूद हैं, बयानात कलमबंद हुए हैं, बल्कि इंटरनल सिक्योरिटी रिपोर्ट्स भी मौजूद हैं। इन शवाहिद की रोशनी में तो मुल्ज़मान की बरीयत क्या, मुल्ज़मान को तो सख्त सजाएं होनी चाहिए। ये बरीयत की दरख्वास्त लेके कैसे आ गए हैं? जज साहब ने केस सुना और केस सुनने के बाद अदालत ने ये जो बरीयत की दरख्वास्त थी इस पर फैसला कर दिया, और अदालत ने डिक्लेयर किया कि प्रीमा फेशी यानी बज़ाहिर बादियल नज़र में जो मुल्ज़मान पे फर्द जुर्म लगाई गई है उस फर्द जुर्म के शवाहिद मौजूद हैं, तो लिहाजा इनकी बरीयत की दरख्वास्तें रद्द की जाती हैं और अदालत ट्रायल को आगे बढ़ाएगी। यानी आज अदालत ने जो दरख्वास्तें मुस्तरद की हैं, उन दरख्वास्तों को मुस्तरद करने के साथ कल तक
इस केस की समाअत को मुलतवी करते हुए प्रोसिक्यूशन के जो गवाहान हैं उनके बयानात कलमबंद करने के लिए उन्हें बुला लिया गया है। तो एक तो नाज़रीन ये डेवलपमेंट हुई है। इसके अलावा नाज़रीन जो एक ख़तरा बज़ाहिर नज़र आ रहा था कि इमरान खान साहब के फाइनल कॉल वाला तो एहतजाज 24 नवंबर के बाद 26 नवंबर को ख़त्म हो गया, लेकिन अगर मौलाना साहब आ जाते हैं माफ़ कीजिएगा, मौलाना के साथ तो हुकूमती इत्तेहादी सियासी जमातों के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, तो मौलाना को रोकना, और मौलाना उस तरीके से आते भी नहीं जैसे पाकिस्तान पीपल्स वाली पार्टी वाले अपने तहरीक इंसाफ वाले आते हैं कि जला देंगे, मार देंगे, मरेंगे या सामने वालों को मार देंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे, हमें रोक कर तो दिखाएं। और फिर हैवी मशीनरी और KPK की रियासती मशीनरी भी साथ होती है। मौलाना साहब आते हैं पुरअमन अंदाज से और अपनी जगह पे आके इस्लामाबाद में बैठ जाते हैं। तो मौलाना साहब के उस मार्च को रोकना भी आसान नहीं था, बल्कि नामुमकिन आप कह लें। और इस चीज़ को एक्सप्लॉइट शायद तहरीक इंसाफ भी करना चाह रही थी। मौलाना साहब के पास गई, मदारस के रजिस्ट्रेशन के हवाले से जो बिल था उस पर पूछा मौलाना साहब से कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आप क्या ताउन चाहते हैं, हम आपके साथ ताउन करने के लिए तैयार हैं। मौलाना साहब ने चिट्टा जवाब दिया कि हम अभी अपनी कोशिशें कर रहे हैं, हमारी बातचीत चल रही है, आपकी ज़रूरत हुई तो हम आपको बता देंगे, लेकिन फ़िलहाल अभी ऐसी कोई सूरत नहीं है। तो आज मौलाना साहब ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात की, और वज़ीर आज़म से इस मुलाकात के बाद जो मौलाना साहब हैं उन्होंने जो मीडिया के साथ गुफ्तगू की, उस गुफ्तगू में मौलाना साहब की जो बॉडी लैंग्वेज है, मौलाना साहब का जो अपना स्टेटमेंट है, उसमें उनका ये कहना है कि मैं इस मुलाकात से मुतमिन हूँ, हमारे जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको सुना गया है, ना सिर्फ सुना गया है बल्कि हमारे तहफ़्फ़ुज़ात को मदारस के रजिस्ट्रेशन के हवाले से एड्रेस करने के लिए वज़ारत कानून को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अहकामात भी जारी कर दिए हैं। मौलाना साहब ने कहा कि मुलाकात में बड़ी अच्छी पेशरफ्त हुई है और 1-2 दिन में अच्छी खबर मिलेगी और पार्लियामेंट का कोई मुश्तरका इजलास बुलाने की भी ज़रूरत नहीं। तो जो एक बज़ाहिर ख़तरा लग रहा था कि मौलाना साहब हुकूमत के लिए मसाइल या ख़तरा बन सकते हैं, तो वो ख़तरा भी आज जो मौलाना साहब कह के गए हैं उसकी रोशनी में वो ख़तरा भी हुकूमत के लिए टल गया है। अब देखते हैं मौलाना साहब जिस खुशखबरी की बात करके गए हैं कि 1 से 2 दिन में खुशखबरी आ जाएगी, देखते हैं वो खुशखबरी कब आती है। लेकिन नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट में एक मुकदमे की समाअत थी। मुल्ज़म इसहाक के मुकदमे की समाअत। मुकदमा क्या है? ज़मानत कबल गिरफ्तारी। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में पुलिस को मुल्ज़म को गिरफ्तार करके जेल हुकाम के हवाले करने का हुक्म दे दिया। लेकिन इस केस में जो रिमार्क्स दिए गए वो बज़ाहिर मेरे अपने एनालिसिस के मुताबिक वो पॉलिटिकल नेचर के रिमार्क्स दिए गए। लेकिन आज ये जो रिमार्क्स हैं, ठीक है, जज साहबान रिमार्क्स देने में आज़ाद हैं, वो सवाल उठा सकते हैं, वो अपनी ऑब्जर्वेशन दे सकते हैं, लेकिन ये रिमार्क्स देते हुए जो पाकिस्तान की बदतरीन अदालती तारीख़ की या बदतरीन अदालती तारीख़ के जो तलख़ हक़ाइक़ हैं उनको जज साहबान ने जो है मुकम्मल तौर पे नज़रअंदाज कर दी। अब मैंने जैसे कहा कि मुकदमा था एक मुल्ज़म के ज़मानत का मुकदमा है। अब उसमें रिमार्क्स आना क्या शुरू होते हैं कि रियासत 2017 से ये मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में हैं, ज़ेर अल्तवा है, रियासत हुकूमत गिराने और लाने में मसरूफ़ है। जस्टिस अख्तर मनीला साहब। अब यहाँ पर आज मैं थोड़ा सा पॉज दूंगा। ये 2017 की अगर अपीलें सुप्रीम कोर्ट में पड़ी हैं, अभी 2 दिन पहले भी एक मुकदमा हुआ था जिसमें 2017 की अपील सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए तब मुकर्रर हुई जब मुल्ज़म 14 साल की उम्र कैद काट कर जेल से रिहा हो चुका था। अब अपील आपकी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़ी हो, लगाना किसने है? सुप्रीम कोर्ट ने लगाना है, चीफ जस्टिस ने लगाने का हुक्म देना है या रजिस्ट्रार ऑफिस ने लगाने का हुक्म देना है। तो इसमें यह हुकूमत गिराने और लाने में रियासत मसरूफ़ है, तो उसका रियासत का इसके साथ क्या ताल्लुक है? लगा आप नहीं रहे, मुल्ज़म से साह काट के बाहर आ गया, अपील आपने नहीं लगाई। और फिर इसी बात को अगर माने कि 2017 से मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है, रियासत हुकूमत गिराने और लाने में मसरूफ़ है, रियासत में तो फिर आप भी शामिल हैं। अगर रियासत एक हुकूमत को घर भेज रही है, दूसरी हुकूमत को ला रही है, अगर पहली हुकूमत को भेज के दूसरी को लाया जा रहा है,
यही 2017 का मैं हवाला दूंगा। 2017 में क्या हुआ था, एक हुकूमत को, एक मुंतखब वज़ीर आज़म को JIT बना के, न जाने सुप्रीम कोर्ट ने किस कानून के तहत वो JIT बनाई। क्या नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई नहीं किया गया? किया गया ना, सुप्रीम कोर्ट ने किया। ये तलख हकायक हैं, बदतरीन अदालती तारीख के तलख हकायक हैं। आज वो जो JIT नवाज शरीफ के लिए बनी थी, दोबारा सुप्रीम कोर्ट से कहा जाना कि वो JIT बना दें, आपने पहले बनाई थी। सुप्रीम कोर्ट सवाल पूछती है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस सवाल पूछते हैं भाई किस कानून के तहत JIT बना दें। भैया आपने पहले तो बनाई थी, भाई उसका हमें नहीं पता किसने बनाई थी, वो किस कानून के तहत बनाई थी। हमने तो आइन और कानून के तहत सवाल उठाया है। हम ऐसी JIT बनाने के हवाले से जरूर सवाल पूछेंगे। आज जजेस सवाल करते हैं कि किस कानून और आइन के तहत JIT बनाए। तो भाई किसी और रियासत को इल्ज़ाम देने के बजाय अगर हुकूमत लाई जा रही हैं, गिराई जा रही हैं, उसमें माजी में आपका पूरा पूरा हिस्सा रहा है, आपका पूरा पूरा रोल रहा है, किरदार रहा है। पहले तो फिर आप अपने उस किरदार की, आप अपने उस रोल की माफ़ी मांगे सुप्रीम कोर्ट। कोई और करके गए थे, लेकिन माफ़ी तो मौजूदा वालों को फिर मांगनी पड़ेगी। अगर आपने आज से आगे ऑनवर्ड चलना है और माजी की चीज़ों को आपने डिस्कस, आप चाहते हैं कि आपके सामने ना आए, तो फिर खुल के बात करें कि माजी में हमारी अदलिया इस्तेमाल हुई, इसको इस्तेमाल किया गया। और आगे कहते हैं अतर मिनल्ला साहब कि सारे इदारे सियासी मुखालफिन के पीछे पड़े हुए हैं। अब सारे इदारों में तो फिर आपकी अदलिया, फिर वही मेरे वाली बात आ जाती जो मैंने पहले की। कौन से इदारे, किसके सियासी मुखालिफ? अब इन रिमार्क से तो कुछ लोग ये भी तासुर लेंगे कि ये तो मौजूदा हुकूमत और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आपस की जो मुखासमत है, अनाद है, उसके तनाज़ुर में लोग ये तासुर लेंगे, शायद मैं भी लूँ, ये तो अतर मिनल्ला साहब इमरान खान साहब की बात कर रहे हैं। और शायद मैं इसलिए भी लूँगा कि जब साइफर का केस जमानत का इमरान खान साहब का सुप्रीम कोर्ट के सामने आया था, मुकदमा जमानत का था, उस जमानत के मुकदमे में चले इमरान खान साहब की जमानत एक्सेप्ट हो गई, शाह महमूद कुरैशी की जमानत ले ली गई, लेकिन उस जमानत के मुकदमे में क्या फैसला लिखा गया, क्या एडिशनल नोट लिखा गया, जिसका पूरे मुकदमे में, किसी पटिशन में, किसी अपील में इमरान खान साहब ने जिक्र नहीं किया था, लेकिन वो पूरा एक उसमें लिख दिया गया जी, खान साहब को रिहा करें, ये जो भी पॉलिटिकल कैदी हैं उनको रिहा के इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे। तो फिर ये लोग तो तासुर लेंगे कि ये किस किस्म के रिमार्क्स आ रहे हैं। ये तो जज साहब एक ख़ास जमात के ख़ास लीडर के लिए, ख़ास सरबराह के लिए खुल के मैदान में आ गए, ये सवालात उठेंगे फिर। और फिर आगे क्या बात हो रही है, आगे नाज़िर चलें, मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। मंदू खेल साहब ने कहा, उन्होंने भी रिमार्क्स दिए कि रियासत की क्या बात करें, 3 वज़ीर-ए-आज़म मारे गए, एक का इल्ज़ाम तो फिर सुप्रीम कोर्ट पे है, एक का इल्ज़ाम तो सुप्रीम कोर्ट पे है, लेकिन एक्चुअल जिस पैराए में मंदू खेल साहब ने बात की वो ये थी कि बलूचिस्तान अपने दीगर 2 सूबों की निस्बत सिंध और पंजाब में तफ्तीश इंतहाई नाकिस होती है। यानी फौजदारी मुकदमात में दरअसल मंदू खेल साहब तो पुलिस की नाकिस तफ्तीश की बात कर रहे थे। अब अतर मिनल्ला साहब कहते हैं कि जब तक रियासती इदारे पॉलिटिकल इंजीनियरिंग में होंगे यही हाल होगा। रियासती इदारों को दोष क्या देना है, पहले तो अपना घर ठीक करें, अपने घर में देखें। और फिर आगे चल के अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि ये इदारा भी इतना ही सच बोलता है जितना हमारा मुआशरा बेशक जितना भी सच बोले, आप तो फिर अब पूरा सच बोले ना, पूरा सोच बोले, बताएं कि सुप्रीम कोर्ट कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल हुई और कब कब इस्तेमाल हुई, किस किस मौके पे इस्तेमाल हुई, किस वज़ीर आज़म के खिलाफ इस्तेमाल हुई, किस सियासी जमात के खिलाफ इस्तेमाल हुई। अवाम बेशक सच बोले ना बोलें, आप तो पूरा सच लिखें। फिर आगे चल के नाज़रीन क्या कहते हैं अतर मिनल्ला साहब कि 40 साल के बाद मुंतखब वज़ीर आज़म के कत्ल का एतराफ़ किया गया। वज़ीर आज़म के कत्ल से बड़ा जुर्म क्या हो सकता है, अदालत ने किया, अदालत ने किया उसका कत्ल। 40 साल के बाद एतराफ़ भी अदालत ने किया, सुप्रीम कोर्ट ने किया, और वज़ीर आज़म के कत्ल से बढ़ के क्या बड़ा जुर्म हो सकता है। तो फिर मैं दोबारा कह रहा हूँ कि अदालत ने किया, किससे शिकवा कर रहे हैं। और फिर जैसे शहजाद मलिक साहब वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि जिस मुल्क में वज़ीर आज़म का ये हाल हो, आम आदमी का क्या हाल होगा। मेरा भी उनके साथ यही बात, मैं इनके साथ इत्तफाक करता हूँ कि जिस मुल्क में वज़ीर आज़म का ये हाल हो, आम आदमी का क्या हाल होगा। लेकिन वज़ीर आज़म का हाल किसने किया, अदालतों ने किया। जिस वज़ीर आज़म की बात हो रही है
कि उसका अगर मुल्क में वज़ीर-ए-आज़म का ये हाल है तो आम आवाम का क्या होगा। तो अदालतें खुद मुलविस थीं। वज़ीर-ए-आज़म को घर भेजने के हवाले से अदालतें मुलविस थीं। अदालतों का पूरा लीडिंग रोल था उसमें। अगर कोई कह रहा था आप डट जाते, आप ना करते। और फिर आगे शहजाद मलिक साहब कहते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म एक दिन वज़ीर-ए-आज़म हाउस में होता है, दूसरे दिन जेल में होता है। किसने भेजा? अदालतों ने भेजा। अदालतों ने भेजा। किसी का गलत मुकदमा था किसी के खिलाफ और वो मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म हाउस में था, जेल में चला गया, तो किसने भेजा? पीछे जो भी हो, आगे तो आप थे, आगे तो अदलिया का चेहरा था। और फिर आगे कहते हैं कि किसी को पता नहीं कि किसने कितने दिन वज़ीर-ए-आज़म रहना है। ये बात इसके साथ में इत्तफाक करता हूँ। बिल्कुल वज़ीर-ए-आज़म को पता नहीं होता। अदालतें जब चाहें मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म को घर भेज दें। कई मिसालें मौजूद हैं। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन। अल्लाह हाफ़िज़।